अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ अर्ज़ करूँगा कि उर्दू जो ज़बान है हमारी, ये दीनी लिहाज से भी बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क उसके लिए ज़बान कौमी जो है वो उर्दू तय हो गई तो बस इसलिए हम इसको सीख रहे हैं या इसमें लिख रहे हैं या जो है ना हम इसमें मशक़ कर रहे हैं, बल्कि दीनी लिहाज से भी इसकी एक अहमियत है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हज़रत इंडिया जो हमारा मुश्तरक हिंदुस्तान है उसमें एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहिमहुल्लाह। वो ये फ़रमाते हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, किताबों से भी मज़ीद किताबें बहुत सारी लोगों ने तरतीब दी हैं। उनकी किताब तुहफ़तुल उलमा, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि उर्दू की हिफाजत वाजिब है, उर्दू ज़बान की हिफाजत वाजिब है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि वाजिब, तो ये तो बिल्कुल दीन का हिस्सा बन गया। उन्होंने वजह आगे उसकी ये लिखी है कि हमारे बर्रे सग़ीर में जो लोग रहते हैं और मुसलमान बतौर ख़ास, उनका इल्मी ज़ख़ीरा उनके लिए जो उलमा ने लिखा है वो ज़्यादातर उर्दू ज़बान में है। और यानी उसमें आप तफ़ासीर को ले लीजिए, फिर अहादीस की शुरूहात को ले लीजिए, फिर फ़िक़्ह की किताबें ले लीजिए, फिर सीरत ले लीजिए और सवानह ले लीजिए, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के हालात ले लीजिए। बहुत सारा इल्मी ज़ख़ीरा वो उर्दू ज़बान में है। अगर हमने उर्दू को छोड़ दिया और उर्दू से बेबहरा हो गए तो वो सारा इल्मी ज़ख़ीरा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, जबकि उसकी हिफाजत ज़रूरी है। तो इस बिना पर वो फ़रमाते हैं कि उर्दू की हिफाजत भी ज़रूरी हो गई, वाजिब हो गई। वाजिब का लफ्ज़ उन्होंने लिखा है। तो ये भी हमारे इल्म में होनी चाहिए बात, क्योंकि हम सारे उर्दू में ही जो है वो लिखने लिखाने वाले लोग हैं। ये तो उर्दू की अहमियत के हवाले से एक बात जहन में आ गई तो मैंने अर्ज़ कर दी। हमारा वैसे मौजू जो है वो प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। इसको अगर हम इस उर्दू का तड़का लगाना चाहें तो हम इसको प्रूफ ख़ानी कह सकते हैं। प्रूफ ख़ानी, हरूफ ख़ानी, बिल्कुल ये और अच्छा है, हरूफ ख़ानी। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा एक लफ्ज़ है ख़ानी, यहाँ वाव नज़र तो आ रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ये वाव पढ़ा नहीं जाता, इसको वाव मादूला कहते हैं और जिसको हम अंग्रेज़ी में साइलेंट कहते हैं, साइलेंट वर्ड। तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, इसको वाव मादूला कहते हैं। जैसे ख्वाब है, खुश है, ख़ानी है, ख़ान है, दस्तरख़ान। तो ये आता तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अगर इसको कोई ख्वाब कहे तो गलत हो जाएगा। तो खैर प्रूफ ख़ानी इसको कहना चाहिए ताकि कुछ तो उर्दू बन जाए। हरूफ ख़ानी उन्होंने कहा, ये भी बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, इस पर हम आएंगे अपने मौजू पर। थोड़ी थोड़ी बात इससे पहले के जो मराहिल हैं उस पर भी थोड़ी थोड़ी सी बात हो जाए, और ताकि एक तसलसल से हम एक जगह पहुँचें, अपने मकसद तक जो है ना हम बढ़ें। देखिए, 3 चीज़ें हैं।
क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, और फिर उस लिखी हुई चीज़ को, तहरीर को कैसे खूब से खूबतर बनाया जाए, क्या लिखा जाए। तो इसमें देखिए, ये तहरीर से पहले की बात है, अभी तहरीर आपने शुरू नहीं की लिखना, उससे पहले की बात है कि क्या लिखा जाए। सबसे पहले तो आपको ये तय करने की ज़रूरत है, ये फैसला करने की ज़रूरत है कि आप कौन सी सिन्फ में लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी असनाफ़ है, बहुत सारी असनाफ़ है। आप किस में नज़्म में लिखना चाहते हैं, जिस पे बात हो गई, नसर में लिखना चाहते हैं, तो ये तय करने की ज़रूरत है। फिर अगर आप नसर में लिखना चाहते हैं तो उसकी फिर और बहुत सारी उसमें दो तकसीम हैं। तो ये है कि भाई अदबी असनाफ़ तहरीर हैं और इसी तरह से सहाफ़ती असनाफ़ तहरीर हैं। तो ये भी इसको तय करने की ज़रूरत है। अदबी असनाफ़ तहरीर आपके इल्म में है, थोड़े थोड़े सा मैं बस इशारे करते जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आगे अपने मौजू पे हमें जाना है, प्रूफ ख़ानी पे। अदबी असनाफ़ तहरीर में नावल आता है, अफसाना आता है, मज़मून आता है, ठीक है, और आप बीती आती है, जग बीती आती है, ये सब जो है वो सवाने निगारी आती है, ये सारी की सारी अदबी असनाफ़ तहरीर। और भी मिसालें हो सकती हैं। सहाफ़ती जो है वो असनाफ़ तहरीर में ख़बर आती है, ख़बर, कॉलम, ठीक है, फ़ीचर, तर्जमा। तर्जमा लफ्ज़ मैंने कहा, तर्जुमा नहीं है, तर्जमा है, तर्जमा, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज हमारे ज़बान में जो है ना वो अरबी और फ़ारसी से आए हैं। तो अब अगर एक तो ये सूरत है कि वो उन्होंने अपनी असल छोड़ दी है, हमने उसको नया बना लिया, अब नया रंग दे दिया, और एक ये कि वो जिस ज़बान से आया है अब तक उसको वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, तर्जमा है। इसी तरह से मैंने अर्ज़ के फ़ीचर है, इंटरव्यू है, ये सारी की सारी सहाफ़ती असनाफ़ तहरीर है। तो पहले तो ये तय करने की ज़रूरत है कि जी आप किस में लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मौजू तय करने की ज़रूरत है कि आप मौजू आपका क्या होगा, किस मौजू पे आप लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। आपको मुखातब तय करने की ज़रूरत है कि मुखातब आपका कौन है, किसके लिए लिखना चाहेंगे। ख़वातीन के लिए लिखना चाहेंगे, बच्चों के लिए लिखना चाहेंगे, नौजवानों के लिए लिखना चाहेंगे, या एक उमूमी तहरीर होगी जो सबके काम आ जाए। तो ये तय करने की ज़रूरत है कि मुखातब आपका कौन है। ये हो गई कि क्या लिखा जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पर कि अच्छा, मौजू का जो इंतखाब है, आपका मौजू का जो इंतखाब है, उसमें सहूलत के लिए, उसमें आसानी के लिए 3 काम आपको करने होंगे। एक तो आपका मुताला जो है वो वसी होना चाहिए। मुताल्ला नहीं है ये लफ्ज़, मुताला, लोग मुताल्ला मुताल्ला कहते हैं। आपने लतीफ़ा सुना होगा कि वो उस उस्ताद ने कहा कि भाई जुमला बनाइए मुताले का, तो बच्चा जुमला बना के लाया कि अम्मी ने बाजी से कहा मुन्ने नु मुताला। तो ये मुताल्ला नहीं है बल्कि मुताला है, मुताला भी नहीं है ये। तो मुताला आपका वसी हो, और मुशाहदा, मुशाहदा आपका वसी होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। आप देखें, अगर आपका मुशाहदा गहरा होगा तो आप फ्रिज खोलेंगे तो उसमें से कहानी निकल आएगी। आप सड़क पे मोटरसाइकिल चला रहे होंगे तो आपको वहाँ कहानियाँ चलती फिरती नज़र आएंगी। आप कोई हादसा देख लेंगे, कोई वाक़या सुन लेंगे तो आपको कहानी वहाँ से मिल जाएगी। तो आपका मुशाहदा क्या होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। यहाँ से मौज़ूआत आपको मिलेंगे। तीसरी बात, मुकालमा। आप जो बातचीत करते हैं ना आपस में, यार वो आज मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आज मैं आ रहा था, मैं लसबेला चौक पे जो है ना वो
वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल में आग लगी हुई थी और लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे और एक नौजवान जो ना दौड़ता भागता फिर रहा था। तो जो मुकालमा है ना, उससे भी आपको मौज़ूआत मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मौज़ूआत नहीं मिलेंगे। क्या? मुताला, मुशाहदा। इश्ताक अहमद साहब मरहूम से मिलने के लिए उनके घर चले गए, तशरीफ़ तो नहीं ले गए, घर चले गए तो झंग में। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 चीज़ें ज़रूर, उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी, एक मुताला और एक मुशाहदा। मुकालमा भी आप समझे, जो मुताला किया है, जो मुशाहदा किया, उसी के बारे में बातचीत, किसी और से भी आपको फिर वो आइडिया मिल जाएगा। आपने मुताला नहीं किया, आपने मुशाहदा नहीं किया, किसी और ने किया, फिर आपसे उसकी बातचीत हुई तो आपको मौजू मिल जाएगा। अच्छा, फिर अब हम आते हैं इस पर कि कैसे लिखा जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि आप खाका बनाइए। खाका बनाइए कि जो आपने सोच लिया है मौजू, और सिन्फ, ये लफ्ज़ सिन्फ है, असनाफ जिसकी जमा है, वो आपने तय कर लिया कि भाई सिन्फ में लिखना है, फिर ये मौजू होगा। अब आप जो लिखने जा रहे हैं तो आप एक खाका बनाइए, खाका साजी कीजिए, मंसूबा बंदी कीजिए। जो ख़्याल आपके जहन में आ रहा है उसको देखिए और फिर उसके मुताबिक प्लॉट जैसे हम कहते हैं उसके इशारात लिखिए। वही जो मैंने अर्ज़ किया कि इश्ताक अहमद साहब के पास हम गए थे तो उसमें उन्होंने अपनी कुछ जेबी जो है ना वो डायरियाँ दिखाई, अच्छी खासी वो थी, उन्होंने अलमारी में से निकाली और रबर बैंड उसमें लगा हुआ था, तो वो खोल के हमें दिखाई। हर डायरी में मुख्तलिफ़ सफ़ात पर उसके एक उन्वान लिखा हुआ था और कुछ इशारात लिखे हुए थे, कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। उन्होंने कहा जब ये मेरा ख़जाना है कहानियों का, और जब मुझसे कोई कहता है कि भाई वो आप हमें कहानी लिख कर दें, कोई इदारे वाले, कोई रिसाले वाले, कोई अखबार वाले मुझसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि आप कोई कहानी हमें लिख के दें, तो मैं ये डायरियाँ उठाता हूँ, उनमें से कोई भी एक डायरी खोलता हूँ, उस डायरी में से वो जो मैंने उन्वान लिखा होता है और जो इशारात लिखे होते हैं उस पर मैं सोचता हूँ, तो कहानी एक जहन में आ जाती है और मैं लिखकर बैठकर जो ना लिखना शुरू कर देता हूँ। और वो जेब में हर वक्त रखते थे कि जब भी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन नमाज में भी आइडिया आ जाता है आपके जहन में बाज़ दफ़ा आप नहा रहे होते हैं उसमें भी जहन में आइडिया आ जाता है। तो अब वो ये है कि फिर भूल भी जाता है आदमी थोड़ी देर में, तो ये है कि उस वक्त तो नहीं, नमाज में तो लिखना शायद सही नहीं होगा, लेकिन कि उसके बाद आप नोट कर लें उसे। जेब में आपके डायरी होनी चाहिए, इस पर आप नोट कर लें कि भाई ये जहन में आइडिया आया, वो आप लिख लें, इशारात उसके कुछ लिख लें। तो पहले तो खाका साजी करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ख़यालात का जो तसलसल है ना, फिर जब आप लिखने बैठते हैं, अब आपने कलम और किरतास संभाल लिया, अब आप लिखने बैठें तो, और मौजू भी तय कर लिया, उन्वान भी आपके सामने है, आइडिया भी आपके पास है और प्लॉट भी आपके, इशारात भी उसके मौजूद हैं। अब आप लिखने बैठते हैं तो ख़यालात का एक तसलसल शुरू होता है, तो उसको जारी रहने दीजिए। ये मौका नहीं है कि आप अल्फाज की तलाश में पड़ जाएं कि बेहतर से बेहतर। इस वक्त जब जहन में वो एक बहाव शुरू हो गया है कहानी का, उस वक्त में आप बंद ना बांधें उस बहाव के आगे कि आप इसको सोचने बैठ गए कि यार इससे बेहतर लफ्ज़ और क्या हो सकता है, इससे बेहतर लफ्ज़ और क्या हो सकता है, इससे अच्छा जुमला क्या हो सकता है। इस वक्त तो जो जहन में आ रहा है लिखते चले जाएं, जो जहन में आ रहा है उसको सफ़े किरतास पे उतार दें, आप वहाँ उतार दीजिए। जिस तरफ बहाव है ख़यालात का उस तरफ जाने दें। ये घोड़ा जहाँ दौड़ रहा है सरपट दौड़ने दें, इसको चलने दें। ये परिंदा, इसको अभी आज़ाद छोड़ दें फ़ज़ा में, ये अभी इसको लगाने दें चक्कर। तो ख़यालात का तसलसल वो जारी रहता है। ये मौका होता है इस वक्त। अब अगर आपने इस वक्त मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप अल्फाज के पीछे पड़ जाएंगे, नए अल्फाज, मुश्किल अल्फाज, अनोखे, ठीक है ना, नादिर, और जुमले और उनकी तरतीब, तराकीब, इस तरफ अगर लग जाएंगे तो फिर ये तसलसल ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इनमें ना पड़ें, ख़यालात के तसलसल को चलने दें, जारी रहने दें। अच्छा,
फिर उसके बाद आप, अच्छा, इब्तिदाइया आपका क्या हो, आप शुरू कैसे करेंगे, पहला जुमला क्या होना चाहिए। ये कहानी में और सफ़रनामे में ज़रा मुश्किल काम होता है, बाकी चीज़ों में मज़मून तो फिर कुछ आसान होता है, कहीं से भी शुरू कर दें आप, ठीक है। लेकिन कहानी में जो आप शुरू करना चाहते हैं, इब्तिदा करना चाहते हैं, पहला जुमला लिखना चाहते हैं, वो बहुत सोच समझ के, इसलिए कि ये जुमला आपके कारी को आपकी तहरीर पढ़वाएगा, उस पर आमादा करेगा, बरांगेख्ता करेगा। पहला जुमला ही अगर आपने ऐसा लिख दिया घिसा पिटा कि पुराने वक्त की बात है, तो मैं यार ये एक रस्मी सी कहानी होगी, छोड़ो इसे। आप किसी मुकालमे से शुरू करें, किसी के एक जुमले से शुरू करें कि मैंने खींच के उसके चप्पल मारी, यहाँ से आप शुरू करें। अब वो बोलेगा यार किसको मारी, किसने मारी, क्यों मारी, अब उसके ज़हन में सवालात आएंगे। अब ये जुमला आपका उसको आपकी तहरीर पढ़ने पर मजबूर कर देगा। तो आपका जो इब्तिदाई है ना, वो एक अच्छा होना चाहिए। ये सफ़रनामे में और कहानी में निस्बतन मुश्किल चीज़ है। कैसे आसान हो फिर, मुश्किल है तो मुश्किल आसान तब होगी जब आप कोहना मश्क अदीबों की तहरीरें और उनके इब्तिदाइये पढ़ेंगे। जब आप उनके इब्तिदाइये पढ़ेंगे और उनकी तहरीरें पढ़ेंगे तो आपके लिए, आपको फिर उससे जो है ना वो आपका जहन खुलेगा और आपको समझ में आएगा कि अच्छा यूँ भी शुरू किया जा सकता है, यूँ भी शुरू किया जा सकता है, यूँ भी कहानी अपनी तहरीर को यूँ भी शुरू किया जा सकता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला फिर आसान होगा। ज़ाहिर है कि हर चीज़ अपने वक्त पर ही आदमी सीखता है, मेहनत करता रहता है, सीखता रहता है, चलता रहता है, बढ़ता रहता है। ऐसे इख्तिताम भी आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो भी आप नुक्ता सोच के रखें कि कहाँ ख़त्म करना है। ये जो बहाव है, ये जो तसलसल है ख़यालात का, इसको फिर लेकर कहाँ जाना है, ये चलता ही रहेगा या कुछ कहीं रोकना भी है इसे। तो वो नुक्ता क्या होगा वो आपके जहन में, वो भी आप जो है ना वो सोच के रखें कि नुक्ता वो निचोड़ है आपका। आप पूरी कहानी से जो बात समझाना चाह रहे थे वो जिक्र करेंगे यहाँ पर। आप किसी अमल की तश्कील करना चाह रहे हैं कि जी इस अमल पे मुझे लाना है, ये सबक देना है, वो आपको वहाँ जिक्र करना है। तो इसलिए आपका इख्तिताम भी क्या होना चाहिए, नतीजा खेज़ होना चाहिए, वो निचोड़ होना चाहिए आपकी तहरीर का, और वो नुक्ता होना चाहिए मरकज़ी कि जो आप समझाना चाहते हैं। ये बात हो गई कि कैसे लिखा जाए। अगली बात क्या है, खूब से खूब तर कैसे बनाया जाए। अपनी तहरीर को खूब से खूब तर हम कैसे बनाएं। देखिए, हम ये समझते हैं कि एक दफ़ा में जो लिख लिया ना बस यही होता है असल, ये बस आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा देखने की। हालांकि ये बात गलत है। आदमी अपनी तहरीर लिखे, आपने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा उन्हें। वो एक जगह उन्होंने कहीं लिखा है कि मैं जो भी तहरीर अपनी लिखता हूँ पाल डाल देता हूँ, पाल डाल देता हूँ, पाल डालना, पे अलिफ लाम, डाल अलिफ लाम नून अलिफ, पाल डालना। आपने देखा होगा कि फलों को पकाने के लिए लोग उसे आजकल तो कार्बेट में लगाते हैं, पहले कुछ और देसी तरीक़ा होता था, उसमें लगा देते थे फल को पकाने के लिए, उसको कहते हैं पाल डालना। तो वो ये कहते हैं कि अपनी तहरीर को पाल में डाल दीजिए, तहरीर की पाल डाल दीजिए, कुछ वक्त रख के। मकसद क्या है, कुछ वक्त तहरीर जो लिखी है उसको रख के छोड़ दीजिए, भूल जाइए, हफ्ता 10 दिन बाद उठाइए। आपने उस हफ्ते में, उस 10 दिन में जो तहरीरें मज़ीद पढ़ी होंगी और जो आपने चीज़ों को सोचा होगा, उससे आपका जहन जो है ना उसका मयार बुलंद हुआ होगा। अब जब आप उसको अपनी तहरीर को निकाल के पढ़ेंगे तो आप अपनी गलतियाँ खुद देख सकेंगे। आपको नज़र आएगा यार ये लफ्ज़ इस तरह नहीं, ये तो इस तरह होना चाहिए, ये जुमला ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए,
ये तरकीब ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, तो पाल डाल दीजिए, ठीक है। और तहरीर को अपनी बार बार देखिए, बार बार देखिए, जल्दी मत कीजिए, एकदम से कोई बड़ा अदीब नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है, सब्र आज़मा एक जो है वो काम है। असल में हम क्या करते हैं कि हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं आम तौर से ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हसूल के लिए हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। लोग माल कमाने के लिए शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, यार यूँ हो जाए कुछ, और ऐसे ही बड़ा अदीब बनने के चक्कर में, तहरीर लिखने के चक्कर में हम ये इसमें रहते हैं कि यार बस जल्दी से हो जाए कुछ, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे तालीम हासिल करने के चक्कर में बाज़ लोग जो है ना उसमें भी रहते हैं कि एक एक वक्त में 2-2 डिग्रियाँ वो कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं कि ये भी हासिल कर लूँ वो भी हासिल कर लूँ, ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो तहरीर को बार बार पढ़िए अपनी। अच्छा, अब देखिए, आप जब लिखने बैठते हैं, या आपने लिख लिया, बल्कि लिख लिया ना, अब तो आपने एक तहरीर लिख ली है, अब आप इस पे नज़र सानी करेंगे। ये वक्त है अब आपकी प्रूफ रीडिंग का, ठीक है, ये वक्त है अब आपकी प्रूफ रीडिंग का, प्रूफ खानी का या हरूफ खानी का। 4 चीज़ें हैं जिसमें ज़रूरत पड़ सकती है। हरूफ से मिलकर बनते हैं अल्फाज, अल्फाज से बनते हैं जुमले, जुमलों से बनते हैं पैराग्राफ। उर्दू में पैरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है गिराफ के बग़ैर। फिर बनती है कहानी या तहरीर, जो भी आप कहें। प्रूफ खानी के वक्त में इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हरूफ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ज़ाहिर है उर्दू है तो हरूफ तहज्जी इस्तेमाल करेंगे, अलिफ बे पे ते टे, ठीक है। तो हमें ये पता तो हो कि हरूफ तहज्जी हैं कितने, कुछ पता है? कोई बताएगा कितने हरूफ तहज्जी? जी, जिसने सही बताया उसे इनाम दिया जाए। अच्छा बड़ा मुश्किल था। कितने बता रहे हैं आप? 37। आप कितने बता रहे हैं? आप अभी मत बताइए जी, आप मत। और कोई? 38। अच्छा, और हरूफ तहज्जी जी बताइए। 36 जी। इसमें कौमी मुख्तज़रा ज़बान ने 54 लफ्ज़ का है और एक इसी तरीके के दूसरे इदारे ने 53 लफ्ज़ का है, जिसमें उन्हें ले सब शामिल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 50 से ऊपर आप कहिए, 50 से ऊपर हरूफ तहज्जी हैं हमारे उर्दू में। यहाँ लिखना तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। इन्होंने देखिए कि इन सब को भी शामिल किया है। ये इस तरह और मज़ीद इन सब को भी शामिल किया है हरूफ तहज्जी में। यहाँ पे एक बात और अर्ज़ कर दूं कि ये जो 2 चश्मी है 2 चश्मी है, इसकी उर्दू में अलग से कोई हैसियत नहीं है। उर्दू में इसकी अलग से कोई हैसियत नहीं है। जैसे बाज़ लोग यूँ लिखते हैं, ठीक है, बाज़ लिखते हैं यूँ, अच्छा बनाने के लिए यूँ लिखते हैं जी। एक राइटर है खुदा मोहसिन मेहता मौजूद है, वो भी अपना नाम यही लिखता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अरबी में तो होता है। असल में देखिए, ये 2 चश्मी है, अरबी में तो इसकी हैसियत है, उर्दू में नहीं है। उर्दू में इसकी अलग से कोई हैसियत नहीं है। ये एक और हर्फ के साथ मिलकर जो इसकी नई शक्ल बनती है ना, बस वो है उर्दू में। जैसे बे के साथ 2 चश्मी है मिला तो ये भे बन गया, इसकी हैसियत है।
अब इसको बे है नहीं बोलेंगे, बल्कि ये भे अलग लफ्ज़ है, अलग हर्फ है। इस तरह से पे के साथ मिलके दो चश्मी है, फे बन गया। ये पे है नहीं है, अलग इसकी अपनी हैसियत है, ये फे है, ठीक है। तो इसकी अलग से कोई हैसियत नहीं है। जैसे अगर कोई कहानी को यूं लिख दे तो ये कहानी नहीं है भाई, माजरत, ये खानी है। अगर कोई यूं लिख दे ये दही नहीं है, धी है ये, तो ये गलत है। दो चश्मे है कि अलग से कोई हैसियत नहीं है अपनी, बल्कि पिछले हर्फ के साथ मिलकर एक नई, जैसे कि ये है, ये देखें ना, ये तो है, आप कहें कि ये तो है अलग है, और ये नीचे जो अलग सी शक्ल बनी हुई है ते जैसी, ये अलग है, अलग थोड़ी है। इसको आप टे कह रहे हैं, टे कह रहे हैं ना, अलग नाम रखा है आपने इसका। ऐसे ही बिल्कुल ये है, ये है। तो हुरूफ ताजी ये, और ये कोई नई बात नहीं है, मेरा ख्याल है 60 की दिहाई में ये फैसला हो चुका कि हुरूफ ताजी 50 से ज़्यादा है। 52 कहें, 53, 54, जितने भी गिन लीजिएगा कितने हैं, इस तरह मिलाकर, क्योंकि ये मीम के साथ भी है और ये इसी तरह से नून के साथ भी है, मैं, ने, ले, लाम के साथ भी है, घे, खे, ये तो है ही पहले से। तो ये इस तरह से 50 से ऊपर बनते हैं। तो ये हमें पता हो, ठीक है, तभी तो इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर बनावट हमें आनी चाहिए, हरूफ की बनावट हमें आनी चाहिए। एक बड़े डॉक्टर साहब, पीएचडी डॉक्टर, क्लास में एक दिन पढ़ा रहे थे और तलबा थे बीएड के, टीचर्स सारे, और उसमें जो है ना बीगन हाउस के भी लोग मौजूद हैं और आगा ख़ान के भी, इस्लामिक स्कूल नखला अल बदर वगैरह के भी, ठीक है, कुछ जो ईसाई मिशनरियाँ चला रही हैं उनके भी। और उसमें वो कहने लगे कि मुझे एक दफ़ा पढ़ाने का मौका दिया गया, बिल्कुल जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था उनको पढ़ाने का मौका दिया, तो मैं उनको ये दो चश्मी है पढ़ाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ये कैसे बनाते हैं। तो मैंने उनको यूँ बताया। वो कहने लगे कि मैंने पहले दर्जे में उनको ये लकीरें सिखाई लिखना। जब उन्होंने ये सीख ली बनाना, क्योंकि उनको लिखना ही नहीं आता था, अब मैंने उनसे कहा कि अब इसको यूँ बनाओ। दूसरे दर्जे में ये सिखाया। तो दो चश्मी है को अगर आपने ये इस तरह से ये डंडी निकाल दी ना तो ये गलत हो जाएगा। दो चश्मी है यूँ है, अगर आपने डंडी निकाली तो अब आप इसको, ये एक अलग हर्फ है, यहाँ आपको नुक्ता लगाना पड़ेगा। नीचे नुक्ता लगाइए, एक लगाइए, 3 लगाइए, ऊपर तोय बनाइए, ऊपर 2 नुक्ते लगाइए, तो ये इस तरह बनेगा। दो चश्मी है, ये शक्ल है उसकी, ये नहीं है। जो पास टीचर्स भी जो है ना वो छोटे बच्चों को मोंटेसरी में सिखा रही होती हैं तो ये निकालती हैं इस तरह, गलत है। तो बनावट हमें मालूम होनी चाहिए, हुरूफ की बनावट। शोशे बनाने में लोग गलती करते हैं। इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये सीन है ना, सीन को अगर हम इस्तेमाल करें पाकिस्तान, सही है, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक शोशक कम होगा, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता। बाज़ जगह ये 3 शोशे पूरे इस्तेमाल होते हैं, यानी 2 तो ये हो गए और ये मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको भी बनाया जाता है। जैसे सैयद, यहाँ पे ये से सीन को मिलाने के लिए ये शोशा ये भी बनाया जाएगा, 3 पूरे आएंगे। ये भी सीखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर शोशे कितनी तादाद में आएंगे, तो ये भी हमें आना चाहिए। ज़ाहिर हम अपनी कहानी की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो हमें पता हो, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हुरूफ, फिर हुरूफ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, हुरूफ जार है, हुरूफ रब्त हैं, हुरूफ इजाफ़त हैं, वगैरह वगैरह। जी सर। काफ़ी जगह तो शोशों का तस्वर ही नहीं है, डायरेक्ट लाइन कहीं पे थे, जैसे पाकिस्तान के अलिफ बा और काफ।
अच्छा, उसका भी उसके फिर अलग कवायद है। वो जो कशिश वाली सीन या शीन है उसके अलग कवायद हैं। वो हर जगह नहीं होता, वो हर्फ के बीच में नहीं आती, वो शुरू में ही आती है। गलत करते हैं, गलत है जी गलत करते हैं। उसके कवायद हैं, वो सीखने की ज़रूरत है। वो सीख लें बस, फिर वो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आमतौर से वो शुरू में ही कशिश वाली शीन आती है। एक उस्ताद ने सीन सुना था कि ये लफ्ज़ है ही नहीं, खूबसूरत बनाने के लिए असल में देखिए, ये जो सीन शीन है ना, आज ही का मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, आपने नाम सुना होगा हज़रत नफ़ीस शाह साहब रहिमहुल्लाह, एक बहुत बड़े ख़त्तात थे पाकिस्तान के, और पूरी दुनिया में उनकी पहली दूसरी पोजीशन ख़त्ताती में आई थी। उनके एक शागिर्द से आज ही मैंने सबक लिया है ख़त्ताती का। तो उन्होंने आज ही अल्लाह की शान सबक जो है वो सीन शीन था। उन्होंने इस तरह से लिखा, तो ये इस्तेमाल होता है। वल्लाह आलम, आप के उस्ताद मोहतरम, उनकी मैं नफ़ी तो नहीं करूँगा, उन्होंने भी कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन जो मेरे इल्म में है, मेरी मालूमात में है, वो ये है कि ये इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो का के की को ने तक पर से वगैरह वगैरह जो हरूफ हैं, इनका भी इस्तेमाल हमें आना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, पंजाबी तरकीब इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी तरकीब, वो कहते हैं कि भर गया यार ये, वो कहते हैं मैंने आना है, ये गलत है। मैंने आना है नहीं, मुझे आना है। मैंने जाना है, मैंने आना है, मैंने जाना है, मैंने खाना है, ये गलत है। मुझे आना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है। तो ये जो ने का इस्तेमाल है ना, ये गलत कर रहे होते हैं हम लोग। और मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखा है कि ये पंजाबी की तरकीब है। तो इसको भी ज़रूरी है सीखना कि हमने आना था, हमने जाना था, हम नहीं जा सके। हमें जाना था, हम नहीं जा सके। को की जगह ने इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमको आना था, ये भी सही है, हमको आना था। हमने आना था, ये गलत है। को की जगह ने का इस्तेमाल, तो ये भी हमें आना चाहिए। हरूफ की बात हो गई कि जी हरूफ की तस्हीह हमें पता होगा तो हम तस्हीह कर सकेंगे ना, उसकी प्रूफ रीडिंग कर सकेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर अल्फाज हैं। इमला हमारा सही होना चाहिए, हमें पता हो कि तौलिया कैसे लिखते हैं। लोग आमतौर से तौलिया यूँ लिखते हैं, तौलिया यूँ नहीं है, तौलिया यूँ है। और बहुत सारे अल्फाज हैं इस तरह। पैसा हे से लिख रहे होते हैं, अलिफ से है पैसा। इस तरह से अंबिया, तलबा। अच्छा, वैसे ये लफ्ज़ तलबा नहीं है, तलबा लफ्ज़ यूँ है, तलबा, ये है तलबा। ये अरबी की जमा है, इसका वज़न अलग है, इसका वज़न अलग है। ये तलबा लफ्ज़ है। इस पे लोग, इसमें आखिर में हमज़ा लगा रहे होते हैं लोग। ये हमज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अरबी में तो है हमज़ा, लेकिन जब ये उर्दू में आया है तो अब उर्दू में इस पे काम हो गया। अब ये बग़ैर हमज़ा के लिखा जाएगा। अंबिया, अंबिया में हमज़ा लिखते हैं, इस तरह नहीं है, बग़ैर हमज़ा के है। अच्छा, अगर आप इसकी इजाफ़त करना चाहें, इसके आगे इसकी जो है ना वो सिफत लगाना चाहें, तो क्या करेंगे, फिर बड़ी ये बनाकर आप हमज़ा लिखेंगे, या नहीं लिखेंगे जैसे उन्होंने लिखा है, हमज़ा नहीं लिखेंगे, लेकिन बड़ी क्या आएगी। तो ये भी जी सर, ये जो तलबा और तालबात होते हैं, लेकिन जो उनके मिला के जो पढ़ा जाता है, तलबा पढ़ा जाता है, तलबा पढ़ा जाता है, जैसा लिखा हो वैसा पढ़ना। नहीं, वहाँ अगर तलबा लिखा है तो आप तलबा पढ़ लें, अगर वहाँ तलबा लिखा है तो आप तलबा पढ़ लें। ये बात मैंने भी सुनी है कि इन दोनों में से एक लफ्ज़
और तुलाबा जिसमें मेल और फीमेल दोनों उनके लिए ये मैंने पहली दफ़ा सुनी है। अच्छा, और ये है कि ये अरबी में असल में देखिए, अरबी मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे यहाँ उर्दू में अरबी फ़ारसी बहुत है, तो उस अरबी में इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तलबा और तलबा में कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू वालों ने अगर किया हो तो मैं नफ़ी नहीं कर रहा उसकी, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, आम तौर से वो तलबा लिखा जाता है और उसी को वैसा पढ़ा जाता है, तलबा व तालिबात। हे को ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन तलबा व तालिबात पढ़ा जाता है, वही लिखा जाता है। जी क्लास के अंदर एक उस्ताद ने हमें बताया था, दो तलबा तंजीमुल वालों ने, एक इस्लामी जमीयत तलबा जी और एक अंजुमन तलबा इस्लाम। जी 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 उन्होंने लिखा था कि एक तंजीम ने जो ना वो तुलबा लिखा हुआ था, एक तंजीम ने तलबा लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये कहा था कि अंजुमन तलबा इस्लाम वालों ने जो गलत लिखा हुआ था, उन्होंने सर ने उनको बताया, तो फिर उनकी बात मरकज तक पहुंची तो उन्होंने सही किया था। और जो इस्लामी जमीयत तलबा में लिखा हुआ है वो तलबा लिखा हुआ है, उसके अंदर उनकी लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, तो वो शायद सही लिखा हुआ है। अब मैं इसी में कंफ्यूजन हूँ कि वो तलबा असल लफ्ज़ है या तलबा लफ्ज़ है। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, इस्तेमाल का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इन्होंने बताया कि भाई बाज़ लोग इससे मुराद लेते हैं कि उसमें सब शामिल हैं, और इससे मुराद लेते हैं कि सिर्फ जो ना वो मेल तलबा मुराद हैं, मर्द सिर्फ मुराद हैं। अच्छा जी, तो इमला जो है वो सही होना चाहिए। क़िराअत लफ्ज़ लिखते हैं लोग, पढ़ते भी गलत हैं, लिखते भी गलत हैं। ये यूँ नहीं है, यूँ है क़िराअत। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर बाज़ अल्फाज जो है वो दो तरह की तब्दीलियाँ आमतौर से लोग या गलतियाँ कर रहे होते हैं। एक गलतुल आम कहलाती हैं और एक गलतुल आवाम कहलाती हैं। गलतुल आम और गलतुल आवाम। गलतुल आम वो गलती है जो मशहूर हो गई है और उसको माहिरीन ने भी तस्लीम कर लिया है कि ठीक है ऐसे ही सही है, तो वो अब ठीक है, वो अब गलती नहीं रही। और एक गलतुल आवाम है जो लोग उसे आवाम उसको गलत लिख रही है या पढ़ रही है, उसको माहिरीन ने तस्लीम नहीं किया, तो वो गलत ही रहेगी, वो गलत ही रहेगी। आसान सा इसको समझने के लिए बस आप लुग़त देख लें, लुग़त देख लें, लुग़त क्या कह रही है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगली बात है जुमले। जुमले बच्चों के लिए लिखा है लोगों ने, प्रोफेसर सलीम मुग़ल साहब आँख मचोली के पुराने एडिटर, उन्होंने एक दफ़ा अपने लेक्चर में बताया कि भाई 8 अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला बच्चों के लिए बहुत मुनासिब और मौजू रहता है। 8 अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला, वरना उससे ज़्यादा होंगे तो वो तवील हो जाता है, वो फिर बच्चों के लिए मुश्किल पैदा करता है। तो जुमलों में पहली बात ये है। फिर मुहावरों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो मुहावरे भी ज़रा जुमलों में हम मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। लुग़त से ज़रूर रुजू करना चाहिए, लुग़त से ज़रूर रुजू करना चाहिए। लुग़त के बग़ैर जो है वो आदमी की लिखने में उर्दू सही नहीं हो पाती, गलतियाँ रह जाती हैं। वो जो सुना था, जो लिखा हुआ देखा, आपको पता है आम तौर से जो लोग वो करते हैं ना, ख़त्ताती कर रहे होते हैं, दीवारों पर लिख रहे होते हैं या बैनर्स बना रहे होते हैं, आम तौर से वो पढ़े लिखे नहीं होते, जो उनको लिख कर दे दिया जाता है वो वही लिख देते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी गलतियाँ हमने तो देखा, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, हमें क्या पता किसी माहिर ने लिखा है कि ऐसी किसी अनपढ़ ने लिखा है, हमने कहा लिखा बड़ा खूबसूरत है, उसको वहाँ से पढ़ा और शुरू कर दिया लिखना। तो इस तरह गलतियाँ फैल, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि वो उन गलतियों से हम बच जाएं तो उसके लिए लुग़त हम देखें। लुग़त से बहुत ज़्यादा हमें मुनासबत और मुमारसत होनी चाहिए। अपनी अर्ज़ करता हूँ कि तकरीबन 12 साल होने को हैं, जितनी मरतबा लुग़त खोली 12 साल में, उर्दू से ताल्लुक़ 12 साल से तकरीबन है, जितनी मरतबा लुग़त खोली है हमेशा एक नई चीज़ सीखी है। तो तकरीबन रोज़ ही लुग़त खोलने का मौका मिलता है, जितनी दफ़ा खोली है हमेशा नई बात सीखी है, नए अल्फाज सीखे हैं, उनका नया
वो सीखा कि भाई कैसे लिखा जाता है। मुक़्तदिरा कौमी ज़बान वालों ने एक जो है ना सिफारिश की एक लुग़त की, जहांगीर उर्दू लुग़त, बड़ी अच्छी है। उसमें उनका कमाल क्या है कि उन्होंने मलफूज़ी एराब लिखे हैं। मलफूज़ी एराब मतलब ये है कि वो यूँ लिखेंगे, अब इसको कैसे पढ़ना है हमें, एराब तो आम तौर से होते नहीं है, तो उन्होंने ब्रैकेट में कौसैन में इस तरह लिख दिया होगा, पेशे मीम, ठीक है। आगे वो लिखेंगे सुकून लाम, ठीक है। फिर आगे वो लिखेंगे ज़बर ज़े, मुल्ज़म लफ्ज़ है असल में, जिसको हम मुल्ज़िम कह रहे होते हैं मुजरिम की तरह, ये मुल्ज़म लफ्ज़ है। तो ये जो है वो लुग़त बहुत अच्छा काम है कि वो आगे ब्रैकेट में कौसैन में लिख देते हैं कि भाई इसको कैसे पढ़ा जाएगा। इसको एराब मलफूज़ी कहते हैं जी। किताब का नाम आपने क्या बताया? और जहांगीर उर्दू लुग़त। जहांगीर उर्दू लुग़त, जी जी। मुक़्तदिरा कौमी ज़बान वालों ने उसकी सिफारिश की है। इसकी ये ख़ासियत है। वैसे तो हर लुग़त की अपनी अपनी ख़ासियात हैं, जो भी आप देखेंगे उसका एक अलग फ़ायदा आपको महसूस होगा। किसी चीज़ में, किसी लुग़त में कोई चीज़ कम मिलेगी तो किसी में कुछ कम मिलेगा, लेकिन हर एक का अपना अपना फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है। अच्छा, तो मुहावरा मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुहावरा जो है वो उसको भी देखने की ज़रूरत है। मुहावरे की अलामत तो आपको पता है, ना आता है और वो अपने असली माना में इस्तेमाल नहीं होता। असली माना में इस्तेमाल नहीं होता, उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे पैरों तले से ज़मीन निकलना, तो ज़मीन क्या निकल जाती है वाकई? असली माना तो यह है कि जी ज़मीन निकल जाए पैरों के नीचे से, हालांकि ज़मीन निकलती नहीं है। तो ये अपने असली माना में इस्तेमाल नहीं होता, जो अल्फाज बता रहे होते हैं। ये मुहावरे की दो अलामतें हैं, ना और ये इस तरह से कि वो असली माना में इस्तेमाल नहीं होता। उसको भी जब हम लिख रहे हों तो लुग़त ज़रूर देख लें कि क्या लिख रहे हैं, वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। अच्छा, फिर ज़रबुल अमसाल का या कहावत जिसे कहें, ज़रबुल अमसाल ये कहावत, उसको भी ज़रा देख लें कि हम वो कैसे इस्तेमाल हुई है। अच्छा, इसी तरह से रुमूज़ औक़ाफ़ जिसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं जी, पंक्चुएशन, उसका भी ख्याल रखें कि कहाँ पर जो है वो सकता आएगा, कॉमा जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे कहाँ पे ख़त्मा आएगा जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। और आसान सी जो मैंने जो अपने लिए तय किया है कि मुझे पता चल जाएगा यार यहाँ कॉमा लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा, सकता लगेगा, ख़त्मा, उसके लिए मैंने अपने लिए तय किया कि जहाँ आम तौर से सांस लेने के लिए आदमी रुकता है वहाँ पे कॉमा लगता है, आम तौर से। मैंने अपने लिए तय किया कि जहाँ आम तौर से आदमी रुकता है वहाँ कॉमा लगता है। अब जहाँ मैं इस जुमले में रुका हूँ बस वहाँ कॉमा लग जाएगा, आखिर में उसके वो लग जाएगा ख़त्मा। तो इसका ख्याल करने की भी ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, सकता है, ख़त्मा है, इस्तेजाबिया है। इस्तेजाबिया जहाँ भी आपको ताज्जुब का इज़हार करना हो, खुशी का इज़हार करना हो, गम का इज़हार करना हो, जहाँ भी कैफियत को आप बता रहे हो तो उसके लिए जो है वो इस्तेजाबिया ये इस्तेमाल करते हैं। ख़िताब आपको करना हो, कहीं किसी को मुखातब करना हो, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ख़िताब पे एक बात और ज़हन में आ गई। लोग लिख रहे होते हैं दोस्तों नहीं है, यहाँ गुन्ना नहीं आएगा, दोस्तों आएगा, गुन्ना यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे हम वतनों बग़ैर गुन्ने के, चूँकि यहाँ ख़िताब आ रहा है, उर्दू वालों ने अब कौन उनसे पूछे कि क्यों किया, लेकिन ये कि किया है, बहरहाल उन्होंने ये काम किया है कि
यहाँ पे गुन्ना नहीं आएगा। तो और यहाँ पे भी जो है क्या आएगा, इस्तेजाबिया। जी सर। ये आपने बताया कि दोस्त ये सिर्फ खिताब के वक्त और लिखने के वक्त जो है ना नून गुन्ना होना जरूरी है। जी फिर आएगा। लिखने के वक्त भी नून गुन्ना नहीं होगा। खिताब से मुराद मेरा लिखने में खिताब। जब हम दोस्त की जमा दोस्तों लिखेंगे तब। जी बिल्कुल, मेरी मुराद यही है कि लिखने में भी तो आप खिताब कर रहे होते हैं ना। जी खिताब शायद मैं लुग़वी माना में ले रहा हूँ और आप इस्तिलाही माना में ले रहे हैं। खिताब से तकरीर मुराद नहीं है मेरी, यानी मुखातब करना मुराद है। अच्छा जी, तो इनका ख्याल करने की ज़रूरत है। नई सतर कहाँ से शुरू करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि नई सतर मुकालमा हम लिख रहे होते हैं तो आगे हम मुकालमा जब हमारा ख़त्म होता है तो हम लिख रहे होते हैं कि अहमद ने हैरत से कहा, तो मुकालमा अगली ऊपर सतर में लिख देते हैं, हैरत से कहा नीचे लिख देते हैं। उसको ऊपर ही मेरी राय है कि उसको ऊपर लिखना चाहिए, फिर आप अगली सतर तब्दील करें। बाज़ दफ़ा मज़मून जुड़ा हुआ होता है और हम सिर्फ पैराग्राफ बनाने के चक्कर में गलत जगह उसको अगली सतर में लिख देते हैं, तो उसको भी ख्याल करने की ज़रूरत है कि कहाँ लिखना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है पैराग्राफ की बारी आती है। पैराग्राफ बनता है तो जुमले बनकर पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ में थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखा जाता है। पहली जो सतर होती है उसको थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखा जाता है। मिसाल इसको यूँ दे लें, शक्ल उसकी यूँ बनेगी। जो पहली सतर है वो थोड़ी सी हटके शुरू की जाएगी। पैराग्राफ शुरू यूँ होता है। कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लंबा, कितना छोटा, कितना तवील, कितना कसीर होना चाहिए, तो उसके लिए कोई कायदा नहीं है। आपकी बात जहाँ मुकम्मल हो जाए, एक बात, हर नए पैराग्राफ में एक नई बात होनी चाहिए। हर नए पैराग्राफ में एक नई बात होनी चाहिए। बस वो जहाँ भी ख़त्म हो जाए वो पैराग्राफ आपका वहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अगली बात शुरू कर। ठीक है। कहानी, इसके अलावा कुछ बातें मैं और जो मेरे जहन में हैं वो ये कि भाई आपका जो उन्वान आप देते हैं उसको ज़रा उसकी भी मुताबिकत होनी चाहिए आपके मवाद से, आपकी तहरीर से, आपके मैटर से, कि वो आप उन्वान क्या दे रहे हैं। यानी तहरीर को देखो तो ईरान और उन्वान को देखो तो तुरान, ऐसा ना हो। उसको वो ऐसी होनी चाहिए, आपका उन्वान ऐसा होना चाहिए जो आपकी तहरीर का मरकज़ी ख्याल बन सके। आप जो बात उसमें समझाना चाहते हैं वो बात आपका उन्वान बता दे। बस ये है उन्वान के हवाले से। अच्छा, आपने तहरीर लिख ली, ये इस तरह से तसीह भी अपनी कर ली। गैर ज़रूरी अल्फाज भी बाज़ दफ़ा आ रहे होते हैं, गैर ज़रूरी जुमले आ रहे होते हैं, मुकालमे गैर ज़रूरी आ रहे होते हैं, पूरा पैराग्राफ बाज़ दफ़ा गैर ज़रूरी होता है, तो उस पर भी ज़रूर आप नज़र डालें और उसको ख़त्म करें। ये मशक्क़त जो है वो मुदीर के लिए न छोड़ें कि वो आप बर्दाश्त करें, हमने तो लिख दिया, बस ये एहसान कर दिया, आप करें। उसको मशक्क़त में मुब्तला ना करें, बल्कि आप ख़ुद ही अपनी तहरीर में देख लें कि हश्फ व ज़वाइद से उसको पाक कर दें और अल्फाज जो ज़ायद हैं, जुमले ज़ायद हैं, पैराग्राफ ज़ायद हैं, उनको आप ख़ुद ही कम कर लें। मैंने अर्ज़ किया ना, जब पाल डाल देंगे और कुछ अरसे बाद देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पैराग्राफ ज़ायद है, ये जुमले ज़ायद हैं, ये लफ्ज़ ज़ायद है। और ये मौका है जो आप तहरीर लिख चुके हैं कि अब जब आप उस पर नज़र डालेंगे, अब आप बेहतर अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल कर लें। ये मौका है, यानी उसको पिरोने का, अच्छे अल्फाज में पिरोने का तहरीर को ये मौका है। इस वक्त में जो है वो आप अल्फाज अच्छे ले आएँ, उनका इंतखाब करें। और किरदार, बाज़ दफ़ा किरदार भी ज़ायद होते हैं, खामखा ज़िक्र कर रहे हैं, पता नहीं इसको भी लिया, उसको भी लिया, मामू, चाचा, फूफा, सबको उसमें डाल दिए कहानी में। ऐसा ना हो। आप देखें जो ज़रूरत के लोग हैं, बस कहानी जो किरदार आप समझते हैं कि यार इनसे कहानी आगे चलेगी, उनको ही ज़िक्र करें। बिला वजह की किरदार खामखा के ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कि अहमद, मोहम्मद, हामिद, महमूद, ये 4 दोस्त थे, एक क्लास में पढ़ते थे और आगे अब सिर्फ हामिद महमूद रह गए, लेकिन शुरू में 4 का जिक्र करें। क्या ज़रूरत है उन 4 की भाई? ठीक है, वरना तो फिर पूरे 20 तलबा के नाम लिख दें तो क्या
तो अच्छा जी, लुग़त का मैंने अर्ज़ किया कि भाई बकसरत उसको देखना चाहिए, गैर ज़रूरी तिलावत नहीं, तिवालत, गैर ज़रूरी तिवालत जो है वो उसको भी देखने की ज़रूरत है। कहानी बहुत लंबी हो गई, अच्छी खासी लंबी चले जा रही है, उसमें 3 मरकज़ी ख़्याल चल रहे हैं और वो हर एक पे अलग अलग जो है ना पैराग्राफ हैं, सफ़ात काले किए हुए। एक मरकज़ी ख़्याल इस्तेमाल करें, एक मरकज़ी ख़्याल पे आप तहरीर लिखें, उसको एक आप देखें एक रिसाला 112 सफ़ात का, आपका कितना है जी, कितने सफ़ात का? 112 सफ़ात का एक रिसाला है। तो आप दूसरों का हक़ क्यों मार रहे हैं लंबी तहरीर लिखकर, तवील तहरीर लिखकर? और औरों को भी हक़ दीजिए, आप मुख्तसर रखिए। 5, 6, 7 सफ़ात की तहरीर एक मुनासिब तहरीर होती है। 4 से शुरू करें, 3 से, बल्कि मैं तो कहता हूँ 3 से शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6-7 तक ले जाएँ सफ़ात तक रिसाले के, अपने रजिस्टर साइज़ उसके नहीं, रिसाले के। बहुत है, बहुत लंबी तहरीर, उसको आप ख़ुद देखें। तवील तहरीर बाज़ दफ़ा ये लोग, ये हज़रात इस वजह से भी उसको रद्द कर देते हैं, तो इस तरह ना करें। फिर ये है कि भाई जब आप तस्हीह कर रहे हो अपनी तहरीर की, उसकी प्रूफ खानी या हरूफ खानी कर रहे हो, तो उस वक्त में तवज्जो होनी चाहिए, यकसुई होनी चाहिए। आप मोबाइल अपना बंद कर दें, फेसबुक इस्तेमाल ना करें, ईमेल चेक ना करें, उस वक्त में साथ साथ काम चल रहे हैं, इस तरह से ना हो, क्योंकि आप फिर ताकि आपकी तहरीर का हुस्न कुछ बढ़े तो सही। आपने देख लिया जो आपने लिखा था, आपने दूसरे नज़र सानी करके भी आपने कहा सही तो है, तो इस तरह नहीं, आप खुद ज़रा उसको तवज्जो से देखिए, यकसुई से देखिए, क्योंकि साथ साथ मोबाइल भी चल रहा था, उस पर SMS भी चल रहे थे, और जो है वो बातचीत भी चल रही थी, और ईमेल भी चेक कर रहे थे, और फेसबुक भी देख रहे थे, साथ साथ तस्हीह भी कर रहे हैं। तो ऐसे तस्हीह नहीं होती। तस्हीह के लिए तो आपको बहुत यकसुई चाहिए होती है, तवज्जो चाहिए होती है। फिर एक सूरत, एक तरीक़ा ये भी है कि भाई आप किसी और को पढ़वा दें, अपनी तहरीर किसी और को पढ़वा दें। जो चीज़ें आपसे रह जाएंगी वो दूसरा बता देगा। ये तो अपना तजुर्बा है कि लिखी तहरीर और समझा कि बड़ी शानदार लिखी गई, अब इसमें क्या तब्दीली हो सकती है, लेकिन जब दूसरे को दी उसने फ़ौरन ही पहले जुमला बता दिया, यार ये इस तरह के बजाय अगर इस तरह हो तो बेहतर है, और समझ में आया यार वाकई ये बात तो अच्छी है, तो औरों को पढ़वा दें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बारीकियां पकड़ ले, हर एक को इतना माहिर तो नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने तहरीर लिखी है, वो अम्मा को दिखा रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि अम्मा ये पकड़ लें कि बेटा तौलिया तुमने अलिफ से नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ राय ज़रूर दे देंगी कि इस तरह नहीं, इस तरह लिखो, ये मंजर जो तुमने बयान किया इस तरह, ऐसा कब होता है, इसमें तो फ़नी ख़राबी है, इसमें तो ये झोल है कि तुम दिखा रहे हो एक गाँव का मंजर और उसमें इमारतें जिक्र कर रहे हो। गाँव में कहाँ इमारतें होती हैं? और तुम चले थे ऐसे कि सिंध के किसी गांव की बात कर रहे हो, और जब तुमने ख़त्म किया तो लग रहा है पंजाब के किसी गांव की बात कर रहे हो। जुमले तुम्हारे अलग अलग हैं बिल्कुल। यहाँ साईं कह रहे थे, वहाँ जी आयानू कह रहे हैं। तो किसी को दिखाने में ये फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह से लुग़ात का मैंने कहा, लुग़त जो है ना वो बकसरत इस्तेमाल करें, देखें उसको। और ये भी फ़ायदा देती है प्रूफ रीडिंग में ये बात कि आप उल्टा पढ़ें। ये मतलब नहीं है कि आप तौलिया को उल्टा पढ़ना शुरू कर दें। क्या पढ़ेंगे? यतोल, यलोत नहीं, ये नहीं कह रहा बल्कि ये कह रहा हूँ कि आप जुमले उल्टे पढ़ें, यानी नीचे से शुरू करें तहरीर पढ़ना। एक एक जुमला अलग अलग आप पढ़ते चले जाएंगे। जुमला सीधा पढ़ेंगे, शुरू यहाँ से करेंगे, उसमें बहुत सारी गलतियाँ आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरह इसको कर लें। तो ये कुछ मुंतशिर सी बातें मुझे लग रही हैं, मुंतशिर सी बातें थी जो मैंने अर्ज़ की प्रूफ रीडिंग के बारे में। सारा बोझ आप मुदीर पे ना डालें कि तुम ही कर लो भैया, तुम एहसान है, मैंने कहानी लिख के भेज दी तो तुम संभालो खुद, जो करना है करो। अच्छा, उसने बेचारे ने इतनी तस्हीह की, उसके बाद तहरीर शाया हुई तो अब सब तारीफ़ कर रहे हैं। इसको पता है कि मैंने ये नहीं लिखा था, ये तो सारा मुदीर ने लिखा है, और कलिमात तहसीन ये वसूल कर रहा है कि क्या तहरीर लिखी यार तुमने। बस यार अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगा कलम वो सारी मेहनत जो है मुदीर की है, वो सारी मेहनत मुदीर की। ऐसा ना करें, उस पर बोझ ना डालें, बेचारे पे वक्त कम होता है। देखिए, एक महीने में आपको मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि 15 से 20 दिन मिलते हैं तैयार करने के लिए एक रिसाले को।
पूरा महीना नहीं मिलता, और भी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं साथ साथ। तो अब इस 15 दिन में एक एक तहरीर को आप कहें कि भाई मुदीर ही खुद ही कर ले, तो कितना मुश्किल काम है। 8 से 10 कहानियाँ रिसाले में होती हैं हर महीने, उन 10 कहानियों को देखना और उस पर उसके हुरूफ की तस्हीह भी, उसके अल्फाज की तस्हीह, जुमलों की और पैराग्राफ की, और पूरा उसका मरकज़ी ख्याल भी देखना, उन्वान भी खुद ही बदल रहे होते हैं सब कुछ, तो कितना मुश्किल काम है। आप करें ना, आगे जब तहरीर छपेगी तो कौन उसका क्रेडिट कौन लेगा? आप लेंगे ना। तो आप कर लें खुद मेहनत, थोड़ी सी मेहनत कर लें, आपको फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा होगा, लुग़त देखेंगे, यकसुई से तस्हीह करेंगे, अल्फाज बहुत आप सीखेंगे, आप उर्दू में आगे बढ़ेंगे। वरना यही होगा कि आप लिख के भेज देंगे, मुदीर मेहनत करता रहेगा, आप वैसे के वैसे रहेंगे, आप वैसे के वैसे रहेंगे। वैसे लिखने में जो है ना, वो रिसाले में कहानी छप रही है तो वाह वाह क्या कहानी लिखी है, कोई कहते दरख्वास्त लिख के दे दो तो अल्फाज भी गलत लिख रहे हैं और जो है वो उनकी तराकीब गलत लिख रहे हैं। अभी ये वही आदमी है जिसकी तहरीरें छपती हैं, हैरान कि यार ये क्या है। तो ऐसा ना हो, आप खुद मेहनत करें, सारा बोझ मुदीर पे न डालें। मेरा ख्याल है इस पर बस करते हैं। अब कोई कहानी के हवाले से बात कर लें, लंबी तो नहीं हो गई? नमाज पढ़ लें पहले। अच्छा, कुछ सवालात आप करना चाहें? आता तो मुझे कुछ नहीं है, जवाब होगा तो बता दूंगा, वरना माजरत कर लूँगा। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो? जी सर। ये देखिए राह नुमा है असल में, तो देखिए यूँ है ये, राह नुमा, राह दिखाने वाला। लेकिन फिर ये मुख्तसर हो गया, रहनुमा हो गया। अब उर्दू वाले इसको क्या कहते हैं? मजहूल, रे को मजहूल करके पढ़ते हैं, रहनुमा। ठीक है, रहनुमा। मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखा है कि जो अल्फाज है, अगर है लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उससे पहले जो है वो उसको अहमद नहीं पढ़ते बल्कि अहमद पढ़ते हैं उर्दू वाले, अहमद पढ़ते हैं। तो यूँ सही है के बाद अगर अली है से पहले अलिफ आ रहा है तो इस तरह से पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे इसमें यानी वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इस तरह से। इसको हम अरबी जहाँ से लिया है वहाँ से देखें तो कुछ और है, और यहाँ पे फिर उसका तलफ़्फ़ुज़ तब्दील हो जाता है। और जी कुछ बात? आपने एक लफ्ज़ दिखाया था भी, मफरूज़ लफ्ज़ इस तरीके से कुछ, जब मुल्ज़म, जब मुल्ज़म लिखा था आपने, तो एक और लफ्ज़ उससे पहले आपने लिखवाया था। आप बता दें यार, मुझे तो याद नहीं। मफरूज़ अल्फाज है ऐसी तरीके से। मतरूक होगा? नहीं, मतरूक तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया पूरी बात में। एराब मलफूज़ी मैं कह रहा था, एराब मलफूज़ी, ये इस तरह से एराब ज़ेर ज़बर पेश, मलफूज़ी जो लफ्ज़ों में आ जाए, एराब मलफूज़ी जो लफ्ज़ों में आ जाए। उन्होंने बताया ना, लफ्ज़ों में आपको बताया कि ज़बरे मीम सुकून लाम, ये उसको लफ्ज़ों में बता दिया आपको।